स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने जो हमारा राजस्थान जीके का टॉपिक है वो है राजस्थान ऊर्जा का विकास। उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने के लिए जा रही हूँ। टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना, तभी आपको ये टॉपिक है जो अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में ऊर्जा का विकास। देखते हैं हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट लेते हुए हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि जो भारत में ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में जो ऊर्जा का विकास हुआ वो कब से हुआ। या भारत में ऊर्जा की जगह हम विद्युत भी लिख सकते हैं। विद्युत का जो विकास है वो हुआ था फ्रेंड्स 19वीं सदी। भारत में विद्युत का विकास या ऊर्जा का विकास वो हुआ था अपने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, अर्थात प्रथम जल विद्युत संयंत्र, भारत की बात कर रहे हैं हम, प्रथम जल विद्युत संयंत्र है वो 1800 संयंत्र लिख दो, गृह लिख दो, एक ही बात है। 1897 में लगाया गया था और वो लगाया गया था फ्रेंड्स दार्जिलिंग में। कहां पर लगा था? दार्जिलिंग में। और याद रखना फ्रेंड्स, ये दार्जिलिंग है वो है हमारे पश्चिमी बंगाल में। तो भारत का जो पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था वो याद रखना है आपको, 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। याद रखना। कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902 में, कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902 में शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात पर भी जल विद्युत केंद्र बनाया गया, जल विद्युत गृह बनाया गया। पहला तो 1897 में दार्जिलिंग में लगा और 1902 के अंदर शिव समुद्रम जलप्रपात पर कावेरी नदी पर जो है वहां पर भी एक जल विद्युत गृह है जो बनाया गया था। याद रखना, ये जो विद्युत है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें यह विद्युत है वो समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, आजादी के बाद भारत में 1951-52 में विद्युत उत्पादन क्षमता याद रखना फ्रेंड्स बहुत कम थी और उसका परसेंट था मात्र 13.27%। 1951-52 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम थी, 13.27%। और फ्रेंड्स याद रखना, ये क्षमता हमारे राजस्थान में थी, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो राजस्थान में ऊर्जा का विकास है। उसके बाद देखते हैं हम कि इस समय राजस्थान के अंदर कितने विद्युत संयंत्र थे। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 1951-52 में राजस्थान के अंदर छोटे बड़े कुल मिलाकर के 15 विद्युत उत्पादन संयंत्र थे। उसके बाद पढ़ते हैं हम राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की
स्थापना, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो स्थापना है वो फ्रेंड्स की गई थी 1957 में। याद रखना आपको, भारत में ऊर्जा का विकास 19वीं सदी में हुआ। पहला जल विद्युत संयंत्र 1877 में दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में लगाया गया था। 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर जो शिव समुद्र जल प्रपात था वहां बनाया गया। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है 51 में राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 13.27% थी, यानी इतनी विद्युत का उत्पादन होता था। और राजस्थान राज्य विद्युत जो मंडल की स्थापना है वो याद रखना फ्रेंड्स 1957 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय था वो जयपुर में था। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय वर्तमान में भी जयपुर में है और उस समय जब स्थापना हुई थी तो भी यह जयपुर में था। उसके बाद देखते हैं हम और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपके ये टॉपिक है जो अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि विद्युत के क्षेत्र में निजी सहभागिता याद रखना 1991 से आई है। विद्युत के क्षेत्र में जो निजी सहभागिता आई है वो आई है फ्रेंड्स 1991 से। उसके बाद देखते हैं कि जो विद्युत नियामक आयोग है उसकी स्थापना कब हुई। विद्युत नियामक आयोग, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम कि राजस्थान में विद्युत नियामक आयोग है, उसकी स्थापना याद रखना फ्रेंड्स जनवरी 2000 में हुई। विद्युत नियामक आयोग की स्थापना जनवरी 2000 में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे अरुण कुमार। राजस्थान में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना जनवरी 2000 और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे अरुण कुमार। इस विद्युत नियामक आयोग का जो उद्देश्य था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, अच्छे से आपको नोट करना है। उद्देश्य है राज्य में विद्युत उत्पादन, राज्य में विद्युत उत्पादन करना, विद्युत का प्रसारण करना, विद्युत का प्रसारण, वितरण आदि के लिए कंपनियों को लाइसेंस देना, वह विद्युत की दरें निर्धारित करना, ये जो कार्य है ये हमारा विद्युत नियामक आयोग का है जिसका गठन स्थापना जनवरी 2000 में की गई थी। उसके बाद देखते हैं हम कि जो भारत में विद्युत नियामक आयोग बना था वो कब बना। देखो फ्रेंड्स, भारत में हम विद्युत नियामक आयोग की गठन की बात करते हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि राजस्थान में जब 2000 में हुई है तो भारत में उसकी स्थापना पहले होगी। लिखिए इंपोर्टेंट आपके, भारत में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना, नियामक आयोग की स्थापना केंद्र में हम इसकी बात कर रहे हैं और ये हुई थी फ्रेंड्स 1998। विद्युत नियामक आयोग अधिनियम भी हम इसको कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। उसके बाद देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, ये बनाया गया था फ्रेंड्स 1999 में और भारत में
विद्युत नियामक आयोग की अधिनियम बना था 1998 में। और ये जो विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम था, याद रखना फ्रेंड्स, 99 में बना और लागू हुआ था सन 2000 में। ये जो विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम बना था, उसका जो मेन उद्देश्य था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह है उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति करना तथा विद्युत तंत्र उपलब्ध कराना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति करना और विद्युत तंत्र उपलब्ध कराना, यह हमारे जो विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम था 1999 में, ये उसकी मुख्य बातें थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वैयक्तिक कंपनियों का गठन कब किया गया था। वैयक्तिक कंपनियों का गठन, याद रखना फ्रेंड्स, राजस्थान में व्यक्तिगत कंपनियों का जो गठन किया गया था, वो किया गया था 12 जून सन 2000। कब किया गया था? 12 जून सन 2000। और याद रखना फ्रेंड्स, इनकी जो संख्या है वो है 5। राजस्थान में व्यक्तिगत कंपनियों का गठन 12 जून सन 2000 को किया गया और इनकी जो संख्या है वो है फ्रेंड्स 5। ये 5 जो कंपनियां हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। अन्यथा पढ़ा ना पढ़ा वो सारा बराबर हो जाएगा। देखते हैं हम कि जो कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य विद्युत। इन कंपनियों के नाम आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। 5 कंपनियां राजस्थान राज्य, पहली है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और इसका जो मुख्यालय है वो आपको याद करना है, जयपुर में है। मैं अगली कंपनी के सामने डायरेक्ट उसके मुख्यालय वाला स्थान लिख दूंगी। और इसका जो कार्य है वो आपको याद करना है, क्योंकि दो ऊपर वाली लिखेंगे हम फर्स्ट और सेकंड पे, उन दोनों का मुख्यालय जयपुर में होगा, लेकिन काम है जो अलग अलग होगा। देखो ये क्या है, इसका जो कार्य है ये जिस चीज से संबंधित है वो राज्य में, ध्यान देना, राज्य में विद्युत उत्पादन से संबंधित है। राज्य में विद्युत के उत्पादन से संबंधित ये जो कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, नाम से पता लग रहा है कि राज्य में विद्युत के उत्पादन से संबंधित है। और जैसे कहे राज्य में विद्युत के उत्पादन से संबंधित है समस्त अधिकार इसी के पास हैं, इसी को दिए गए। नाम ही है इसका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और इसका मुख्यालय होगा फ्रेंड्स जयपुर में। और विद्युत उत्पादन से संबंधित जो समस्त अधिकार है वो अपने इसी कंपनी को दिए गए थे। दूसरी कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण शॉर्ट में लिख रही हूं, निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी फ्रेंड्स याद करना है आपको, जयपुर में है। इसका जो कार्य है वो है विद्युत का, नाम से पता लग रहा है, विद्युत का प्रसारण करना और समस्त
सूचनाएं, समस्त सूचनाएं व सूचनाओं को लिखना है, सूचनाओं व आंकड़ों को इकट्ठा करना, संपूर्ण राजस्थान में विद्युत का वितरण करना, प्रसारण करना और समस्त सूचनाओं और आंकड़ों को इकट्ठा करने का जो मेन काम है वो है अपने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है इसका मुख्यालय है जयपुर में। तीसरा, जयपुर, जिसको JBBNL बोलते हैं अपन, जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड। ये नाम से ही पता लग रहा है कि इन दो कंपनियों के अलावा जो ऊपर हमने पढ़ी है उनके अलावा तीन और कंपनियां हैं जो विद्युत वितरण से संबंधित है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर हम जानते हैं। इसका मुख्यालय लिखने की हमें आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स जयपुर में। जयपुर विद्युत वितरण, वितरण नहीं लिखा, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय था जयपुर में। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये जो कंपनी है हमारी विद्युत वितरण लिमिटेड, उसके अंदर 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं फ्रेंड्स? 12 जिले। और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया है कि कौन सा जिला इसमें नहीं आता है, या कौन सा जिला है वो अजमेर में नहीं आता है, या फिर कौन सा जिला है जो हमारे जोधपुर निगम लिमिटेड से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए हमें इन तीनों ही विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जो जिले हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जो 10 जिले हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 10 जिले हैं इसमें। पहला जो जिला है वो जयपुर है, दूसरा जो जिला है अलवर है, ध्यान रखना, पहला जिला जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा है फ्रेंड्स भरतपुर, चौथा है दौसा, आसपास के जिले आपको देखने हैं इसमें, पांचवा धौलपुर है, छठा करौली है, छठा जिला है करौली, सातवां कोटा, आठवां बूंदी, नवा 12 और 10वां है इसके अंदर झालावाड़। कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़ 10 हो गए हमारे। देखिए दोबारा से, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, धौलपुर है, करौली है और कोटा है, बूंदी है, 12 है और झालावाड़ है। सॉरी, 10 जिले नहीं थे इसके अंदर, हमारे 12 जिले थे। जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड के अंदर जोधपुर वाला मैंने लिखवा दिया, 10 की जगह आपको पढ़ना है फ्रेंड्स यहाँ 12 जिले, क्योंकि जो 11वां जिला है वो यहाँ पर सवाई माधोपुर हो जाएगा। और एक और जिला जो 12वें नंबर पे आएगा फ्रेंड्स वो है टोंक। तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जिलों की संख्या है हमें वो 10 नहीं करके हमें कितनी करनी है? 12। इन 12 के 12 जिलों में जो विद्युत वितरण का कार्य किया जाता है वो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगली जो हमारी कंपनी है, 3 कंपनी हमने पढ़ ली है। अगली कंपनी हमारे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नाम से ही पता लग रहा है मुख्यालय इसका अजमेर में होगा। मुख्यालय कहाँ होगा इसका? अजमेर में। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जिले कितने आते हैं? ऊपर वाले में 12 थे, इसमें जिलों की संख्या है 11। देखिए, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, तीसरा है नागौर,
लेकिन ध्यान रखना लाडनू नहीं है, यानी लाडनू है जो इसको लाडनू को इस विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से बिजली नहीं मिलती है। चौथा लिखेंगे हम सीकर। पांचवा लिखेंगे हम झुंझुनू। पांचवा जिला है झुंझुनू। जो छठा जिला है वो है हमारा राजसमंद। सातवां जिला है उदयपुर। छठा जिला राजसमंद, सातवां है उदयपुर, आठवां चित्तौड़, नवा प्रतापगढ़, 10वां डूंगरपुर। 10वां जिला है डूंगरपुर। अब देखते हैं इसमें अपना एक जिला कौन सा बच गया। अजमेर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, नागौर आ गया, सीकर आ गया है, झुंझुनू हो गया है, राजसमंद हो गया है, उदयपुर आ गया हमारा, चित्तौड़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया और डूंगरपुर आ गया। देखते हैं अभी उसको कि एक जिला है वो इसके अंदर हमारा कौन सा बच रहा है। जब हम पांचवा पढ़ेंगे तो उसके साथ हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि जो उसके अंदर नहीं आएगा पांचवी कंपनी के अंदर, वो जिला अपने इसके अंदर समाहित हो जाएगा। अगला जो पांचवी अपने विद्युत कंपनी है वो है हमारे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मुख्यालय नाम से पता लग रहा है वो में जोधपुर में है। और इसके अंदर जो जिले आते हैं वो 10 हो जाएंगे भाई। पहले में 12, बाद वाले में 11 थे और 12 और जो 11 हो रहे हैं फ्रेंड्स ध्यान रखना अपने 23 हैं। और बाकी के जो 10 जिले बच जाएंगे वो अपने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आ जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, पांचवा जैसलमेर, छठा जालोर, सातवां 6 जिले जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, आठवां चूरू, नवा गंगानगर और 10वां जिला है हनुमानगढ़। अब देखना फ्रेंड्स जो एक जिला हमारे बच गया है वो हमारे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आ जाएगा। उस चीज को देख लीजिए आप कि कौन सा जिला हमारे इसमें नहीं आया है। साथ में आप चीज और ध्यान रखना है इसमें कि हमने जो ये लाडनू को यहाँ नहीं किया था वो लाडनू भी 11वें नंबर पे हमारे आ जाएगा जो नागौर का था, लेकिन वो जिलों में काउंट नहीं होगा। लाडनू एक तहसील है जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में शामिल नहीं की गई थी। तो जयपुर के अंदर तो 12 जिले आते हैं, जोधपुर में हमारे 11 आते हैं और जयपुर में तो 12, अजमेर में 11 और जो जोधपुर है उसमें शेष बचे हुए 10 जिले हैं वो उस वितरण निगम लिमिटेड कंपनी में आ जाते हैं। इस चीज को आप पांचों कंपनियों को अच्छी तरह से याद कर लेना। कई बार एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न है जो पूछा जाता है। मुख्यालय तो इनका सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हो रहे हैं इनके बारे में अनभिज्ञ होते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी हमारा वो क्वेश्चन है जो वहां पर गलत हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं कि जो भारत सरकार थी उसके द्वारा 10 जून 2003 को विद्युत अधिनियम पारित किया गया। लिखना स्टार डाल के, भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा 10 जून 2003 को 10 जून 2003 को, यानी आप जो वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो दिन भी हमारा 10 जून ही है। 10 जून 2003 को विद्युत अधिनियम पारित किया गया। कब की बातें हैं ये? 10 जून 2003 की। उसके बाद देखते हैं 29 अप्रैल 2004 को, 29 अप्रैल 2004, ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल 2004 को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राज्य प्रसारण निकाय नाम दिया गया। यानी इसका नाम बदल करके और राज्य प्रसारण निकाय है ये नाम कर दिया है। और ये बातें कब की है फ्रेंड्स? 29 अप्रैल सन 2004 की। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, याद रखना फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऊर्जा संसाधनों का जो वर्गीकरण है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो हमारे, यहां से क्वेश्चन है जो जरूर पूछा जाता है। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, पहले मैं उन दोनों के नाम लिखती हूं, फिर उनका संक्षिप्त परिचय वर्णन है आपके सामने दूंगी। एक तो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। याद रखना फ्रेंड्स, इस परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ही अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ही अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और इस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। यानी परंपरागत को तो कहेंगे अनव्यकरण और गैर परंपरागत को कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब हम इन चारों के ही बारे में कुछ जानकारी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1 नंबर पे आप डालो परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के वो स्रोत जिनका उपयोग हम बहुत अधिक समय से कर रहे हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहेंगे। याद रखना, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इनके, और आपको याद रखना है कि इनके जो एग्जाम्पल है, एक तो है फ्रेंड्स जल विद्युत, यानी जल विद्युत ऊर्जा। दूसरा है तापीय विद्युत ऊर्जा। और याद रखना फ्रेंड्स,
जो तीसरा है वो है आणविक ऊर्जा। जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक ऊर्जा और कोयला, खनिज तेल, कोयला, खनिज तेल और छठा है पेट्रोल। छठा क्या है हमारे इसमें? पेट्रोल है। अब याद रखना फ्रेंड्स, ये सारे के सारे अपने परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। अब मैंने यहाँ आपको बताया था कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या संसाधन के नाम से जाना जाते हैं। अनवीकरण ऊर्जा संसाधन लिख देंगे अपन यहाँ पर, संसाधन। स्रोत कह दो, संसाधन कह दो, एक ही बात है। आप फ्रेंड्स आप बताइए, क्या एक बार कोयला जलाने के बाद हम उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा राख बन जाता है। अर्थात वे संसाधन जो एक बार काम में लेने के बाद पुनः बनाने में काफी समय लगता है या वो दोबारा से काम नहीं लिए जा सकते, उन्हें अनवीकरण ऊर्जा संसाधन कहेंगे। कोयला है, हमने एक बार जला लिया, राख बन जाएगा, उस राख से हम दोबारा कोयला नहीं बना सकते। वैसे ही यदि हमने हमारी बाइक है या हमारी कार है, उसको चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डलवाया और जब हम उससे यात्रा करेंगे तो वो पेट्रोल उससे समाप्त हो जाएगा, उस पेट्रोल को पुनः नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए तो फिर वही खनिज तेल से परिश्रम करके फिर पेट्रोल बनाया जाएगा। वैसे ही ताप विद्युत है, तो जो ताप विद्युत संयंत्र है वहां भी विद्युत का उत्पादन बहुत धीरे होता है। ऐसे ही आणविक ऊर्जा में होता है। फ्रेंड्स याद रखना, जो जल विद्युत है आता तो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन में, लेकिन ये वैसे नवीकरण ऊर्जा संसाधन में आएगा। तो ये जल विद्युत है, ये है, ध्यान रखना आपको, नवीकरणीय आएगा तो ये परंपरागत में, लेकिन ये एग्जाम्पल किसका आएगा? अपने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का। उसके बाद हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 2 नंबर डाल के आपको नोट करना है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक जुड़े रहिए, तभी ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के स्रोत हम पढ़ रहे हैं, जिसका दूसरा नाम नवीकरणीय या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी है। देखिए फ्रेंड, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहेंगे किसको? वे स्रोत जिनका प्रयोग हमने आधुनिक समय में किया, उन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहेंगे। उदाहरण लेंगे, उसी से अपने ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है वो भी हमें समझ में आएगा। ज्वारीय ऊर्जा है, एक नंबर पे ज्वारीय ऊर्जा, दूसरे नंबर पे बायोगैस है, 3 नंबर पे बायोमास है
अब फ्रेंड्स देखते हैं बायोगैस और बायोमास में क्या अंतर है, यही क्लियर कर लेते हैं। ये तो गोबर गैस जो अपशिष्टों से बनती है, और जो बायोमास है ये तो पशुओं के अपशिष्ट से थी, और जो ये बायोगैस है, ये बायोमास है, ये कृषि अपशिष्ट तथा कचरा अपशिष्ट से बनती है। अपशिष्ट, ये तो पशुओं के अपशिष्ट से बन रही थी, बायोगैस थी, और बायोमास कृषि अपशिष्ट और कचरा अपशिष्ट आदि से बनती है। जैसे अपने जो सरसों होती है उसकी तूड़ी होती है, और चावल का जो भूसा होता है उससे हमारे बायोमास बनाया जाता है, और गोबर से बायोगैस बनती है। बाकी और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। 3 हो गए हमारे। चौथा एग्जाम्पल हमारे सौर ऊर्जा है। 5वां पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है हमारा, पवन ऊर्जा है, और भूतापीय ऊर्जा है। 6ठा भूतापीय ऊर्जा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो भूतापीय ऊर्जा है वो तो हमारे इसमें गैर परंपरागत में आएगी, और जो ताप विद्युत है वो हमारे परंपरागत में आएगी। अब इसका दूसरा नाम हमने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन लिखा था कि इनका एक बार काम में लेने के बाद दोबारा से भी इन्हें काम में लिया जा सकता है। नाम से पता लग रहा है कि उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, ये सौर ऊर्जा से ही हम इसको समझ लेंगे। अपन ने सौर विद्युत चैनल लगा करके या सौर विद्युत संयंत्र लगा करके सूर्य के प्रकाश से हमने ऊर्जा पैदा की, उत्पन्न की, और हमने उसका उपयोग किया, और पुनः जब दूसरे दिन सूर्य का प्रकाश आएगा तो पुनः हम उससे बिजली बना लेंगे, तो तुरंत ही हमने उसका उत्पादन कर लिया। तो ऐसे जो स्रोत होंगे, संसाधन रहेंगे, उन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के नाम से जानेंगे। और जो वहां हमने जल विद्युत वाला लिया था वो भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में ही आएगा। और ये जो ज्वारीय ऊर्जा है, ये ज्वारीय तरंगों की सहायता से ये विद्युत है जो बनाई जाती है। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले जो वीडियो है उनकी सबसे पहले जानकारी है वो आपको मिले। इसी टॉपिक को हम कल और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए। थैंक यू।